हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस के बारे में। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। और केमिकल रिएक्शन के बाद जब भी हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह के हैं। जनरली केमिकल इक्वेशन 6 तरह के हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस सभी रिएक्शन के बारे में हम स्टेप टू स्टेप इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी एंड कोरोजन। इसके अलावा हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन है क्या। सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि रिएक्टेंट्स, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिनको हम प्रोडक्ट कहेंगे। यानी कि दोस्तों रिएक्टेंट्स है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अभी जो रिएक्टेंट है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और जो प्रोडक्ट है उनको राइट साइड लिखेंगे। जैसे कि अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं तो कार्बन वो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। तो यहाँ पे दोस्तों कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है वो है प्रोडक्ट। अभी जो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट, वो केमिकल एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो है केमिकल रिएक्शन वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल, कुकिंग फूड, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर इन समर। हमें पता है कि अगर हम मिल्क को कुछ देर के लिए ऐसे ही रखे देंगे तो वो स्पॉइल हो जाता है। तो जो मिल्क स्पॉइल हो जाता है वो भी केमिकल रिएक्शन ही है दोस्तों। उसके बाद रस्टिंग ऑफ मेटल बॉडी, यानी कि जो मेटल बॉडीज है, मतलब कि आयन की खिड़की है या फिर आयन का सलिया है, तो उस पे कोरोजन हो जाता है, उस पे रस्ट लग जाता है, तो वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही है। रेस्पिरेशन इन एनिमल, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड और फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। ये जो है दोस्तों वो केमिकल रिएक्शंस के बेसिक्स एग्जाम्पल्स है। अभी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखो ताकि कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो जाए। अभी देखो दोस्तों, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे कुछ चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि चेंज इन कलर। अगर हम आयन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो चेंज होके आयन सल्फेट का ग्रीन कलर हो जाता है। दूसरा है दोस्तों चेंज इन स्टेट। दूसरी चीज है दोस्तों वहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस इवॉल्व होगी। अगर मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन गैसेस इवॉल्व होती है। और लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा सो केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में चेंज आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर राइज होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर टेम्परेचर डाउन होता है यानी कि हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर के अंदर जो भी चेंज आता है, यानी कि हीट जनरेट होगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी, अकॉर्डिंग टू इट केमिकल रिएक्शन के और दो तरह के टाइप्स है, एक है एक्सोथर्मिक और दूसरा है एंडोथर्मिक। केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या है। अभी देखो केमिकल इक्वेशन क्या है दोस्तों यहाँ पे। सो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction in the form of symbols and the formulas, wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product entities on the right hand side। यानी कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और
जो भी प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उनको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को भी हम बर्न करेंगे। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है और जो प्रोडक्ट बनती है उसको हमने लिखा है राइट हैंड साइड पे। अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिया है जो है आयरन ऑक्साइड का। यहाँ पे आयरन है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो यहाँ पे आयरन है वो Fe और प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2O। तो दोस्तों इस केमिकल इक्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि रिएक्टेंट के अंदर आयन का सिर्फ एक ही एटम पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रोडक्ट के अंदर आयन के 3 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये 3 एटम्स आयन के है तो यहाँ पे ये जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस है। यहाँ पे ऑल हम देख सकते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 2 एटम है और प्रोडक्ट के अंदर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है जबकि प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, सभी एटम्स को इक्वलाइज करेंगे, यानी कि रिएक्टेंट के अंदर जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उनके एटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट के अंदर उसी एलिमेंट के उतने ही एटम्स होने चाहिए। तो ये है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इस इक्वेशन में यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम सभी एलिमेंट को इस तरह से एक ट्यूबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस केमिकल इक्वेशन में 3 एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले वाला है आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे दोस्तों कि रिएक्टेंट के अंदर आयन का सिर्फ एक ही एटम है जबकि प्रोडक्ट के अंदर आयन के 3 एटम है। हाइड्रोजन के 2 है रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट में भी 2 है, मतलब कि हाइड्रोजन के एटम तो सेम टू सेम है और ऑक्सीजन के एक ही एटम है रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन के 4 एटम है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम यहाँ पे एलिमेंट के जितने भी एटम रिएक्टेंट के अंदर है उतने ही उसी एलिमेंट के एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियल यानी कि रिएक्टेंट के अंदर शुरुआत में सिर्फ एक ही एटम ऑक्सीजन का है जबकि प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट के अंदर H2O है तो यहाँ पे H2O को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिएक्टेंट के अंदर H2O है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे देखो H2O यानी कि 4 जो है वो O के साथ मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन के 4 एटम हो जाएंगे और हाइड्रोजन के यहाँ पे 8 एटम हो गए। लेकिन हाइड्रोजन को हम बाद में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे H2O को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए और प्रोडक्ट के अंदर भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट दोस्तों हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, अभी नेक्स्ट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन के जितने भी एटम है उतने ही एटम हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो यहां पर दोस्तों हाइड्रोजन के 4 2 8 यानी कि रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन के 8 एटम्स है। तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर जो H2 है ना दोस्तों उसके आगे हम 4 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो आप इस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के आगे मैंने 4 लिखा है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए और प्रोडक्ट के अंदर भी हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए।
अभी इस केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आयन, लास्ट वाला जो एलिमेंट है आयन, वो बाकी रह जाता है। रिएक्टेंट के अंदर आयन का सिर्फ एक ही एटम है, जबकि प्रोडक्ट के अंदर आयन के 3 एटम है। तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट के अंदर आयन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्टेंट के अंदर आयन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आयन के 3 एटम हो गए और प्रोडक्ट के अंदर भी आयन के टोटल 3 एटम हो जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि आयन के रिएक्टेंट के अंदर 3 एटम और प्रोडक्ट के अंदर भी आयन के Fe3 यानी कि 3 एटम। फिर हाइड्रोजन के प्रोडक्ट के अंदर 8 एटम्स, यहाँ पे 4H2, प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन के 8 एटम है और सिमिलरली रिएक्टेंट के अंदर भी हाइड्रोजन के 8 एटम है, 4 × 2। तो सिमिलरली ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन के 4 एटम है और प्रोडक्ट के अंदर भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। सो दोस्तों इसी तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। एग्जाम में दोस्तों आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पूछा जाता है, तो ये जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आप सबको केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं वो आ चुका होगा।